हेलो। आज हम अपने इस वीडियो में रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमने पिछले वीडियोस में अपने न्यूट्रिशन ख़त्म किया था। ठीक है, तो ये है सेकंड इसेंशियल पार्ट फॉर लाइफ प्रोसेस इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? अगर देखा जाए तो रेस्पिरेशन में गैस एक्सचेंज होते हैं, लेकिन ये गैस एक्सचेंज होते कैसे हैं? देखो, अगर एक्चुअल मतलब समझना चाहो रेस्पिरेशन का, तो रेस्पिरेशन के अंदर विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन फूड क्या कर देता है? ब्रेक डाउन होता है और क्या रिलीज कर देता है? एनर्जी। इज नोन एज रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन मतलब कि ऑक्सीजन का यूज़ करके खाना ब्रेक डाउन होना इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो तरीके का होता है, एक होता है एनॉर्बिक रेस्पिरेशन, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। ये हम बाद में बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि ये एनर्जी जो है, यहाँ पे ये एटीपी का मतलब क्या है। देखो, हमने 9th क्लास में वैसे पढ़ लिया था थोड़ा सा एटीपी का मतलब। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी स्टोर होता था इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, बट हम यहाँ पे पढ़ेंगे ये एटीपी कैसे है। ठीक है, एनर्जी के साथ में क्या रिलीज होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसलिए इसको बोला है कि रेस्पिरेशन इज ब्रॉडली मीन्स दैट exchange of gases is known as respiration, but the actual meaning of respiration is by using of oxygen our food break down and it produce energy, water and CO2. ओके, ये जो ATP है ये हमारे सेल के अंदर हो रहा होता है काम। ठीक है, अब देखो, ये एनर्जी स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। कैसे होता है ये देखो आप। ये मैंने यहाँ पे दो चीज़ बनाया है, एक होता है ADP, एक होता है ATP। ATP इज़ द हाई एनर्जी जो रिलीज़ होती है जब हम खाना खाते हैं और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। बट जब तुम खाना नहीं खाते हो बट स्टिल तुम सोच पाते हो, तुम चल पाते हो, ठीक है, इवन कुछ ना कुछ तुम कर पाते हो, तुम्हारे अंदर जो पहले से ही स्टोर्ड एनर्जी होती है, लो एनर्जी होती है, वो बहुत ही कम होती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं ADP। ठीक है, लो एनर्जी। ठीक, इसका फुल फॉर्म है एडोनिसाइन डाइफॉस्फेट। यहाँ पे फॉस्फेट के सिर्फ दो मॉलिक्यूल्स होता है, यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पे तीन मॉलिक्यूल्स, इसलिए इसका नाम है ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब क्या होता है देखो, ये तो पहले से तुम्हारे अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या हुआ कि खाना तुमने खाया। ठीक है, खाना खाया तो क्या आया? न्यूट्रिएंट्स आते हैं ना अपने बॉडी के अंदर, वो आ गया। ठीक, अब ऑक्सीजन मिला तो वहाँ से एनर्जी रिलीज हो गई। देखो, ये एनर्जी यहाँ से रिलीज हुई, एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी जब खाना क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ये खाना इसके साथ रिएक्ट कर गया और ये रिलीज़ हुआ। अब ये रिलीज़ होने के बाद यहाँ पर आ गया। ठीक है, एनर्जी रिलीज़ हुआ और यहाँ पे आ गया। अब ये सब कुछ मिक्स होगा आपस में, मिक्स कंबाइन होने के बाद क्या प्रोड्यूस करेगा? ये ATP। क्योंकि सारी एनर्जी थोड़ी ना बॉडी तुरंत बनाता है और तुरंत यूज़ कर लेता है, कुछ स्टोर्ड कर लेता है वो इन दी फॉर्म ऑफ ATP, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था। ये कैसे होता है ये देखो, ADP पहले से था, रेस्पिरेशन हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर हुआ, मतलब ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिल गया और एनर्जी रिलीज करा दिया। वो एनर्जी ADP के साथ मिक्स होकर के क्या बना दिया उन्होंने? ATP। ठीक है, ये अभी आगे और क्लियर होगा। ठीक, ये ATP बन गया। अब देखो अब क्या होता है, अब तो तुम क्या करोगे? खेलोगे, कूदोगे, अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करोगे, एक्सपेंड करोगे, कुछ ना कुछ काम करोगे। ठीक है, तो ये जो ATP स्टोर्ड था, अब ये क्या करेगा? ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक डाउन होकर के क्या जिससे मिल करके बना था ये वापस उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इससे मिल मिल करके बना था ये ADP से, फोस्फेट से और एनर्जी से जो तुम्हारे रेस्पिरेशन में हो रहा था। तो ये ADP में वापस कन्वर्ट हो गया, फोस्फेट में और एनर्जी। ये एनर्जी फिर सेल यूज़ करता है। किसमें यूज़ करता है? या तुम कॉन्ट्रैक्ट करो, या फिर तुम वॉक करो, या फिर रन करो। ठीक है, ये याद रखना कि जो एनर्जी रिलीज हुई, ग्लूकोज ने, खाने ने ऑक्सीजन को लिया और ब्रेक डाउन कर दिया, वो एनर्जी तुरंत यूज़ नहीं होती। वो एनर्जी किस में स्टोर हो जाती है? ATP में। पहले एनर्जी ADP में था, खाना खाने के साथ ही ATP में कन्वर्ट हो गया। खाना खाने के साथ ही मतलब कि ब्रेक डाउन हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, वो एनर्जी ADP के साथ कंबाइन होकर के ATP में बन गई। अब तुम यहाँ पे कुछ ना कुछ काम करते हो, चलने का, दौड़ने का, कुछ भी करो, वो क्या हो गया? अब ATP इन कामों को करवाने के लिए वो ATP ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, कौन सा रिएक्शन होता है यहाँ पे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, सेल्स के अंदर एंडोथर्मिक रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक,
एंडोथर्मिक मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन होना। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक डाउन होकर के एडीपी फॉस्फेट और एनर्जी निकल गया, और इसी एनर्जी को फिर तुम यूज़ कर लेते हो। ठीक है, इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि तुम किस फॉर्म में उसको यूज़ कर रहे हो। जो एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस में, इस एनर्जी ये कितना होता है 13.5 kg जूल किलो जूल पर मोल, एक मोल पे इतनी एनर्जी रिलीज होती है। और जो एनर्जी रिलीज हुई है एटीपी के फॉर्म में, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कराने के लिए फिर फर्दर यूज होता है सेल के अंदर। ठीक है, ये कितना हुआ 13.5 किलो जूल पर मोल, और इसी को फिर यूज़ करते हैं बाकी फर्दर फंक्शन करने के लिए। ठीक है, एटीपी कैन बी यूज इन द सेल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, प्रोटीन सिंथेसाइज, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, प्रोटीन्स को सिंथेसाइज मतलब प्रोड्यूस करने के लिए, कंडक्शन ऑफ नर्वस इम्पल्सेस, एंड बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाना है उसको। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ याद रखना, एंडोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे हो रहा होता है। ठीक है, जब एटीपी ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब कुछ नोट करने वाली बात है। ठीक है, मेरे टाइम पे भी ये कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए थे 1 मार्क के, अभी बताता हूँ क्वेश्चन था क्या। देखो पहले नोट में क्या है, ग्लूकोज का फार्मूला पता है हमें C6H12O6 होता है। ठीक है, जो क्या होता है सेल के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीडाइज ही होता है ना भाई, ग्लूकोज इज द फूड, फूड को क्या मिलना है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा ये रिएक्ट, इसलिए बोला कि ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का डेफिनेशन भी हम केमिकल एंड रिएक्शन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड, देखो जब ऑक्सीडाइज हो जाता है ग्लूकोज तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सबसे पहले वो पायरुविक एसिड में। ठीक है, पायरुविक एसिड को पायरुवेट भी बोला जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। याद रखना, ग्लाइकोलाइसिस। अब मेरे टाइम पे क्या क्वेश्चन पूछा था वो देखो, मेरे टाइम में पूछ लिया था कि हाँ मानते हैं कि ग्लूकोज के अंदर कार्बन 6 है। ठीक है, या फिर ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल है। ठीक, तो अब वो पूछेगा जब ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल है या कार्बन 6 है, जब वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा तो कितने कार्बन बनेंगे और कितने मॉलिक्यूल में टूट जाएगा, तो 2 मॉलिक्यूल में टूट जाएगा वो, और कितने कार्बन प्रोड्यूस होगा, एक पायरुविक एसिड से 3 कार्बन प्रोड्यूस होंगे, ये चीज़। ठीक है, ये 1 मार्क में पूछा था। और ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है, तो ग्लाइकोलाइसिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड कन्वर्टिंग इनटू अ पायरुविक एसिड इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। एंड ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है, और इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत अभी नहीं है। ठीक है, ये विदाउट ऑक्सीजन होता है, और ये टेक प्लेस कहाँ पर होता है, इन साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्म पता है ना सेल का कहाँ होता है। ठीक, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, देखो यहाँ पे 2 तरीके के रेस्पिरेशन मैं पहले ही बता चुका हूँ तुम्हें, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक एनोरोबिक रेस्पिरेशन। नाम से ही पता चल रहा है। देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में जब ऑक्सीजन के साथ वो रेस्पिरेशन टेक प्लेस हो, और एनोरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो इन दी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो। बट पायरोबिक क्या था, इन दी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ही हो रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, चाहे एरोबिक हो या एनोरोबिक हो। लेकिन ये पायरोबिक भी फर्दर ऑक्सीजन इसको माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, तो वो अपना काम कर देता है, एनर्जी रिलीज़ करा देता है। ठीक है, एटीपी में स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म, रिलीज़ कराने का मतलब कि सारा यूज़ नहीं कर लिया, एटीपी में वो कन्वर्ट हो गया। तो देखो यहाँ पे ग्लूकोज 1 मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म के अंदर, पायरुविक में चेंज हो गया 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन जैसे ही मिला इसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 एटीपी एनर्जी रिलीज हो गई। देखो यहाँ पे 38। अब देखो एनारोबिक में क्या होता है, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस हुआ, पायरुविक एसिड बना, लेकिन ऑक्सीजन का क्या हो गया यहाँ पे अब्सेंट। बट हाँ ऑक्सीजन अब्सेंट है, लेकिन ये प्रोडक्ट देता है, वो प्रोडक्ट क्या है, इथेनॉल प्रोड्यूस करेगा, CO2 भी प्रोड्यूस करेगा, बट एनर्जी क्या करेगा, कम एनर्जी रिलीज करेगा। यहाँ पे कितना था 38, यहाँ पे कितना है सिर्फ 2 ATP। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी 2 तरीके का होता है, एक ईस्ट वाले केस में फर्मेंटेशन में होता है, और एक अपने मसल्स में हो रहा होता है। ईस्ट वाले केस में देखो क्या होता है, तुमने पढ़ा भी था ईस्ट वाले केस में कि जो एक्टिवेट होता है वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कन्वर्ट कराता है इसको, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन सारा काम चल रहा होता है, फर्मेंटेशन हो रहा होता है। ठीक है, तो वो क्या कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज पूरा का पूरा इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना है एनारोबिक जो यहाँ पे रेस्पिरेशन हुआ है, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। ठीक है,
और एग्जाम्पल किसका है, ईस्ट का, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। नेक्स्ट इसी में अपने मसल्स में जो हो रहा होता है, देखो तुम बहुत एक्सरसाइज करते हो रिगरस या दौड़ते हो बहुत लंबा रेस, तो तुम्हारे क्रैम्प्स आते होंगे, आया ही होगा ऑफ कोर्स, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, तुम भी ह्यूमन हो, ठीक। तो देखो जब ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया, अब क्या है, दौड़ने से, रिगरस एक्सरसाइज करने से क्या हो गया, तुम्हारे बॉडी के अंदर वाटर लूज हो गया, मतलब ऑक्सीजन, किसी भी फॉर्म में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए तुम हाफने लग जाते हो, जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन पहुंचा रहे होते, बट वहाँ पे पहुंच नहीं पाता है, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन वहाँ पे अपसेंट हो जाता है मसल टिश्यूज़ के पास, ठीक, तो क्या पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। देखो इसमें कन्वर्ट होना चाहिए था उसको CO2 में, बट किस में कन्वर्ट हो गया, वो लैक्टिक एसिड में, ठीक। और लैक्टिक एसिड, एसिड प्रोड्यूस हुआ है भाई, तो वहाँ पे क्रैम्प आना नॉर्मल सी बात है। और एनर्जी कितनी रिलीज हुई, 2 ATP, बहुत कम एज कम्पेयर टू एरोबिक। देखो एक्मुलेशन ऑफ एसिड हुआ है भाई, एसिड वहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, क्रैम्प आ गया है, तो अब क्या करा जाए, इससे रिलीफ पाने के लिए क्या करें हम, तो इस क्रैम्प को रिड्यूस करने के लिए हम पेन रिलीफ्स यूज़ करते हैं। तुमने बहुत ऐड भी देखा होगा कि क्रैम्प्स को रिमूव करने के लिए ये वाला स्प्रे लगाइए, ये वाला स्प्रे लगाइए, वगैरह वगैरह, या फिर हॉट वाटर बाथ का मसाज लेते हैं, या फिर वाटर ज़्यादा से ज़्यादा पीते हैं ताकि ऑक्सीजन वहाँ पे पहुँच पाए, ठीक है, क्योंकि पेरिस्पिरेशन में ही हमारा वाटर मैक्स टू मैक्स रिलीज हो जाता है, ठीक है, पेरिस्पायर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, ठीक है, पेरिस्पायर का मतलब होता है पसीना निकलना। अब देखो ये तो देख लिया हमने कि रेस्पिरेशन हुआ, ATP में कन्वर्ट हो गया, दो तरीके से होता है, जब ऑक्सीजन मिल जाए तो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है और ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, और दूसरी देखिए हमने जब ऑक्सीजन के अब्सेंस में काम हो रहा होता है, एक बार इथेनॉल प्रोड्यूस करता है ईस्ट वाले केस में, और मसल्स में हमारे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, और दोनों के केस में 2 ATP प्रोड्यूस हो रहा होता है, मतलब एनर्जी कम रिलीज होती है। अब देखो ये रेस्पिरेशन होता है प्लांट के अंदर भी, ठीक है, मैंने बताया रेस्पिरेशन तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, लेकिन प्लांट तो ऑक्सीजन का यूज़ कैसे करेगा, वो तो ऑक्सीजन रिलीज करता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, मैं बता भी चुका हूँ, बीच बीच में पढ़ाता हूँ, तो कि प्लांट भी ऑक्सीजन यूज़ करता है फॉर देयर डेवलपमेंट, फ्रूट्स बनाने में, ग्रोथ करने में, सेल को रिपेयर करने में, तो ये सारे काम फंक्शंस करने के लिए उसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, एनर्जी रिलीज वो भी करवाता है, ठीक। तो अब ये एनर्जी रेस्पायर जो होता है किस किस के थ्रू होता है प्लांट के अंदर, 3 तरीके से होता है, एक स्टेम के थ्रू, रूट्स के थ्रू, लीव्स के थ्रू। देखो अब यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन थ्रू अ डिफ्यूजन, हमें पता है डिफ्यूजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। पहले देखो रूट्स, स्टेम्स और लीव्स में होता क्या, रूट्स में एयर इज प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, सॉइल के बीच में एयर प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो रूट्स के ऊपर कौन से सेल पाए जाते हैं, एपिडर्मल सेल, ठीक है, ये क्या करता है, थ्रू डिफ्यूजन, ठीक है, सारा का सारा एयर मतलब कि इनटेक और ऑक्सीजन को क्या करेगा, यहाँ पे डिफ्यूज कर लेगा, अब ज़रूरत होगी जहाँ पे उसको ब्रेक डाउन करने का, वहाँ पे वो ब्रेक डाउन कर लेगा थ्रू एपिडर्मल सेल। स्टेम्स में क्या होता है, स्टेम्स में 2 केस आ जाता है, एक तो जब प्लांट ग्रीन होता है, हर्बेसियस होता है, ठीक है, उस केस में तो स्टोमेटा हेल्प करता है गैसेस को एक्सचेंज कराने में, O2 को डिफ्यूज़ कराने में, ठीक है, जब वो फूड के साथ रिएक्ट कर जाए, एनर्जी रिलीज़ हो जाए और उस एनर्जी को प्लांट यूज़ कर ले। एक तो जब वो वुडी हो जाए, वुडी मतलब कि जब ब्राउन ब्राउन पार्ट देखते हो जब प्लांट्स के अंदर आ जाता है, बार्क आ जाता है उस पर, उस समय कौन करवाता है ये, ठीक है, तो उस समय भी होता है गैसेस एक्सचेंज, वो कौन करवाता है, लेंटिकल्स, याद रखना, ठीक है, लेंटिकल्स करवाता है। नेक्स्ट लीव्स, लीव्स में एज वी नो दैट स्टोमेटा, ठीक है, बट यहाँ पे केस 2 आ जाता है, क्या क्या, एक डे के वक्त में, एक नाइट के वक्त में। डे के वक्त में क्या हो रहा होता है, CO2 अंदर आ रहा होता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस कराना होता है, फूड बनाना होता है, और O2 डिफ्यूज़ आउट कर रहे होते हैं मैक्स टू मैक्स, बट रात जैसी होती है क्योंकि प्लांट को भी तो रिप्लेनिशमेंट की ज़रूरत है, तो रात के वक्त में वो इतना ज़्यादा डिफ्यूज़न CO2 का प्लांट के अंदर नहीं करते जितना O2 का करते हैं, वो O2 सबसे ज़्यादा रात में ले रहे होते और CO2 डिफ्यूज़ कर रहे होते, ठीक है। इसलिए तुमने कहानियों में भी सुना होगा कि पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए, पेड़ के नीचे इसलिए नहीं सोना चाहिए कि भूत नहीं रहता है, पेड़ के नीचे इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि रात में पेड़ CO2 क्या करते हैं, रिलीज करते हैं,
और CO2 तो हमें चाहिए नहीं, तो हम ऐसी जगह पे क्यों रहेंगे जहाँ पे CO2 रिलीज़ होगा, इसलिए डराते थे। ठीक है, तो उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न यही है कि प्लांट रात में CO2 रिलीज़ करता है और O2 लेता है, भूत वूत का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये तो हमने प्लांट का देख लिया रेस्पिरेशन। अब एनिमल का रेस्पिरेशन क्या है, तो एनिमल का रेस्पिरेशन के केस में हम हमेशा दो चीज़ का बात करते हैं। क्या क्या करते हैं वो, एक तो करते हैं एनिमल इन यूनिसेलुलर वाले केस और एक मल्टी सेलुलर हमारा। तो पहले हम देख लेते हैं यूनिसेलुलर। एमीबा सिंगल सेल, सारा काम एक ही सेल, सारा फंक्शन एक ही सेल कर रहा होता है। तो O2 चाहिए इसको, तो थ्रू सेल मेम्ब्रेन वो अंदर आ जाता है और CO2 थ्रू सेल मेम्ब्रेन बाहर चले जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही रेस्पिरेशन हो जाता है, CO2 प्रोड्यूस हो जाता है, वाटर भी रिलीज हो जाता है और उसका खाना भी ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई यूनिसेलुलर की। अब देखते देखते हैं बाकी और कुछ एनिमल्स। ठीक है, जो हमारे तरीके से तो रेस्पिरेशन नहीं करते हैं और ना ही वो यूनिसेलुलर है, उनके स्पेसिफिक ऑर्गन्स है, स्पेसिफिक फंक्शन के थ्रू ही वो रेस्पिरेशन करते हैं। और जैसे तुम्हारे बुक में जो है, वैसे बाकी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अलग अलग तरीके से रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, बट तुम्हारे बुक में अर्थवॉर्म फिश के बारे में और एमीबा के बारे में दे रखा था, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो अर्थवॉर्म, इट एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। हम किसके थ्रू रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, नोज, लंग्स, ये सारे पार्टिसिपेट करते हैं, बट अर्थवॉर्म में किसके थ्रू हो जाता है सारा काम, मॉइस्ट स्किन के थ्रू। फिशेस में गिल्स के थ्रू होता है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का ब्रीथिंग रेट फास्टर क्यों होता है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो इसका आंसर ये है कि देखो, वाटर के अंदर ऑक्सीजन ऐसे फ्रीली नहीं घूम रहा होता है एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड पे, वो कंबाइंड फॉर्म में घूम रहा होता है H2O के केस में। ठीक है, पानी H2O ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो फिश का गिल होता है ना, वो गिल उस वाटर को अपने गिल्स के ऊपर से पास करता है। ठीक है, अगर ये मैं गिल्स बना दूँ तो यहाँ से वाटर आएगा H2O और ये इसके ऊपर पास होगा। अब जब वो पास हो रहा होगा ना, तो यहाँ से ये ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, निकाल लेता है। ठीक है, और निकालने के बाद ये ब्लड के अंदर पहुंचा देता है O2। ठीक, जहाँ पे वो फिर फूड के साथ रिएक्ट करता है, बॉडी के अंदर एनर्जी रिलीज कराता है। तो ये काम जल्दी जल्दी करना होता है उसको। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, तो जब ऑक्सीजन कम हो जाता है तो ब्रीथिंग रेट अपने आप बढ़ जाएगा। बट टेरेस्ट्रियल वाले केस में ऐसा नहीं होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, इसलिए हम आराम आराम से ब्रीथ कर रहे हो। ठीक है, इतना भी ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू एक्वेटिक ज़्यादा होता है। ठीक, और उनको ज़्यादा फोर्स से उसको पास कराना होता है, इसलिए उनका ब्रीथिंग रेट भी ज़्यादा होता है। ठीक है, अब आ गई बात ह्यूमन की। तो ह्यूमन को ब्रीथिंग रेट मतलब ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस को समझाने से पहले मैं एक ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट के प्रोसेस को समझाना चाहता हूँ कि इस केस में होता क्या है। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी 3 मार्क का कि डिफाइन करो विथ एन एग्जांपल ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट वाला प्रोसेस। देखो, ब्रीथ इन के केस में तुम डायग्राम ऐसे बनाओगे, एयर इन, ये तुम्हारा हो गया चेस्ट कैविटी पूरा, ये हो गया डायफ्राम, ये डायफ्राम, और ये रिब केज। ठीक है, अब देखो तुम सांस लोगे, अभी ले करके देखो सांस, तुम जैसे ही सांस लोगे तुम्हारा चेस्ट क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ उठ जाएगा। ठीक है, और चेस्ट ऊपर की तरफ उठेगा तो डायफ्राम कहाँ भागेगा, नीचे की तरफ, लाइक अ पिचकारी। पिचकारी में क्या होता है, जब तुम्हें वाटर भरना होता है तो इसके नोज़ल को क्या करते हो तुम, पीछे की तरफ पुश करते हो, पुल करते हो, खींचते हो। ठीक है, और जब पुल करोगे तो इसके अंदर वाटर क्या करेगा, आएगा। ठीक, सेम वही केस है, तो वाटर की जगह पे यहाँ पे एयर कर लो, जब डायफ्राम को नीचे की तरफ खींचेंगे हम तो इसके अंदर एयर आएगा और चेस्ट अपना क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, बिकम्स लार्जर और डायफ्राम डाउनवर्ड। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, अगर हम ब्रीथ आउट कर रहे होते तो क्या होता है इस केस में, उसका अपोजिट होगा। देखो, जब तुम सांस छोड़ोगे, ठीक है, तो डायफ्राम क्या आ गया, पिचकारी को क्या करना होता है जब पानी छोड़ना होता है, तो इस नोजल को आगे की तरफ पुश करना होता है। ठीक है, आगे की तरफ पुश करेगा तो वाटर बाहर की तरफ आ जाए। ठीक है, और वाटर बाहर आया मतलब एयर बाहर की तरफ आएगा जब डायफ्राम ऊपर उठ जाएगा। चेस्ट कैविटी क्या है, यहाँ पे स्मॉल हो जाती है, नीचे की तरफ आ जाती है, और डायफ्राम क्या है, मूव्स अपवर्ड मूव हो जाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये हमारा रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस है। ठीक है, यह हमारा रेस्पिरेशन का पूरा सिस्टम है। ठीक है, कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक ये
ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है। देखो ये काम स्टार्ट हो जाता है थ्रू नेसल पैसेज, ठीक है। नेसल पैसेज क्या है, मतलब कि नोज़ वाला पार्ट, ठीक है, जहाँ पे पूरा नोज़ का पार्ट ही है नसल पैसेज, जहाँ पे नसल कैविटी भी है, ठीक है। हेयर भी तुम्हारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो एयर सबसे पहले कहाँ घुसता है, नोज़ में। नोज़ में घुसने के बाद कहाँ जाता है वो, ट्रैकिया में, ठीक है। ये ट्रैकिया है, ये देखो यहाँ पे ये जो लाइनिंग है ये क्या है, यहाँ पे कार्टिलेजेस है, ठीक है। ये कार्टिलेज के बाद क्या होता है, फिर ये दो पार्ट में बट जाता है ऐसे करके, ठीक है। ये तुम्हारा लंग है ऐसे करके, तो ये ऐसे करके आएगा, ऐसे करके आएगा और ये दो पार्ट में बट जाएगा। और यहाँ पर ये क्या है, ये कार्टिलेज है, इसको बोलते हैं ट्रैकिया। ये है तुम्हारा कार्टिलेज, और ये दो पार्ट में बटने के बाद फिर ये रूट्स जैसे होते हैं ना, तो वैसे ये बटने लग जाते हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, ब्रोंकी, ठीक है। ये ब्रोंकी है, ब्रोंकी फिर अंदर लंग्स के अंदर जाता है तो किस में बढ़ जाता है, ब्रोंकियोल्स, ऐसे जो रूट्स होते हैं ना, रूट्स की तरह, ठीक है। अब इनके ऊपर ब्रोंकियोल्स के ऊपर क्या रहता है, ऐसे करके सैक होता है, इनको बोलते हैं एल्वियोली, ठीक है। तो ये पार्ट्स के नाम याद रखना। सबसे पहले नोज़ में नसल कैविटी, नसल कैविटी के बाद क्या आता है, ट्रैकिया, ट्रैकिया के जस्ट ऊपर आता है लैरिंग्स, ठीक है। ये लैरिंग्स वॉइस बॉक्स है अपना, ठीक है। और फेरिंग्स होता है फूड पाइप के अंदर, ठीक है। तो कन्फ्यूजन क्रिएट मत करना अपने आप में। ट्रैकिया, ट्रैकिया के ऊपर कार्टिलेज, ठीक है, रिंग्स कार्टिलेज, फिर उसके बाद किस में टूट जाता है, ये ब्रोंकी में, ठीक है। ये ब्रोंकीज में टूट जाता है। और ब्रोंकी के बाद किस में ये टूटता है, फिर ये अंदर ऐसे रूट की तरह ब्रोंकियोल्स में, ठीक है। और ब्रोंकियोल्स के ऊपर क्या लगे रहते हैं, एल्वियोलर सैक या एल्वियोली, ठीक है, एल्वियोली, ठीक। और एल्वियोली के ऊपर ब्लड का कैपिलरीज रहता है, जहाँ पे ऑक्सीजन का ब्लड के अंदर डिफ्यूज़न होता है, ठीक है, एक्सचेंज करते हैं मतलब। अब देखो इसको हम अच्छे डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला है काम नोज़ का, एयर इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल के थ्रू एयर को अंदर ले लिया गया। अब ये एयर गया नसल कैविटी के पास, नसल कैविटी क्या करता है, एयर को फिल्टर करता है, किसके थ्रू फिल्टर करता है, फाइन एयर्स के, क्योंकि अपने नोज़ के अंदर हेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है। वो हेयर क्या करता है, ट्रैप कर लेता है इसको, डस्ट पार्टिकल्स को, और डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करने के बाद वो म्यूकस के साथ मिक्स हो जाता है। म्यूकस हमारे नोज़ ही प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट डस्ट पार्टिकल फिल्टर हो गया, फिल्टर होने के बाद अब क्या कहाँ पे पहुँचा, एयर इन ट्रैकियाज में पहुँचा, ठीक है। ये जो ट्रैकिया दिखाई दे रहा है ना तुम्हें, इस ट्रैकियाज में पहुँचा। द एयर पासिस थ्रू द थ्रॉट एंड इनटू द लंग्स, रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस आर प्रेजेंट इन द थ्रॉट। अब क्या है यहाँ पर, जो मैंने बोला था ये लाइनिंग कैसी प्रेजेंट थी, रिंग्स प्रेजेंट थी। अब ये रिंग्स यहाँ पे प्रेजेंट क्यों होती है ऐसे करके, तो रिंग्स इसलिए प्रेजेंट होती है ताकि ये जो तुम्हारा दो ब्रोंकी है ना, ये ब्रोंकी आपस में क्या ना हो जाए, कोलैप्स ना कर जाए। कोलैप्स करने के बाद दोनों इंटेंगल ना हो जाए, मिक्स ना हो जाए। जैसे थ्रेड, अगर तुम ऐसे थ्रेड रखोगे एयर में सस्पेंडेड, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, एंटेंगल हो जाएंगे, ठीक है, उलझ जाएंगे। तो ये उलझे ना, इसलिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है, कार्टिलेजेस प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वाई कार्टिलेजेस आर प्रेजेंट ऑन द ट्रैकिया। तो कार्टिलेजेस आर प्रेजेंट ऑन द ट्रैकिया बिकॉज इट प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग द ब्रोंकी, ओके। नेक्स्ट ब्रोंकीज, ट्रैकिया किस में डिवाइड हो गया, टू ब्रोंकीज में डिवाइड हो गया। अब ब्रोंकीज फर्दर किस में डिवाइड होता है, लार्ज नंबर ऑफ ब्रोंकियोल्स। अब ब्रोंकियोल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, हैव अ टाइनी हेयर सेक्स एट देयर एंड कॉल एल्वियोली, ठीक है। और इन एल्वियोली के ऊपर क्या सराउंडेड रहता है, ब्लड कैपिलरीज, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होते हैं। ये चीज़ मैं तुम्हें डायग्राम में बता ही चुका हूँ। नोट देखो क्या क्या है इसके अंदर, द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेसिडुअल volume of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released। वो पहले से ही रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर इसलिए रखते हैं ताकि उनको सफिशिएंट टाइम मिल जाए ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब और CO2 को रिलीज़ कराने में, ठीक है। ये कहने का मतलब है कि तुम्हें 4 बंदे को बुलाना है हमेशा, ठीक है। तो तुम पहला एक बंदा रखोगे एक्स्ट्रा में, ठीक है, तभी तो वो 4 बंदे को जितना आने में टाइम लगेगा, इन 4 को जितना आने में टाइम लगेगा तब तक तुम एक से काम करवा लोगे, ठीक है। अब इन 4 में से क्या होगा, ये 4 आएंगे, ठीक है, ये मतलब ये 3 तो अंदर चले जाएंगे लेकिन एक वापस यहाँ पे बैठ जाएगा,
तो बार बार क्या होगा कि ये रेसिडुअल वाली जगह पे कोई ना कोई टेक प्लेस करेगा ताकि टाइम यहाँ पे बच जाए, ठीक है। अगले 4 को आने में जितना टाइम लगे उतना एक से काम चल जाए, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन इज कैरी बाय ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ ए बॉडी थ्रू रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। अब देखो ऑक्सीजन तो ट्रैप कर लिया उसने, ठीक है, थ्रू ब्लड कैपिलरीज, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन चला गया। अब ये ब्लड बाकी पार्ट्स को कैसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, तो ब्लड के अंदर आरबीसी प्रेजेंट होता है, सेल प्रेजेंट होता है, ये आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। इस हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कैरी करता है, मतलब ये हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है टू ऑल दी सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल गैसेस। अब देखो तुमने सुना होगा बहुत सारे केसेस में कि ठंड के वक्त में क्या होता है कि लोग अपना घर में चिमनी जला करके रात में और घर को क्लोज करके सो जाते हैं। देखो चिमनी जल रही है मतलब कि वुड जल रहा है, वुड जब इम्प्रॉपर जलता है ना, मतलब सही से नहीं जलता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड हार्मफुल है अपने अपने ब्रीथिंग के लिए, ठीक है। क्यों हार्मफुल है, देखो अभी हमने पढ़ा कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर रिलीज होगा, CO2 नहीं पहुंचेगा, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कर लेगा, ये हीमोग्लोबिन को बाइंड कर लेता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन को बाइंड कर लेगा तो ऑक्सीजन इसके ऊपर कैरी नहीं हो पाएगा, और ऑक्सीजन कैरी नहीं हो पाएगा तो पूरे सेल के पास नहीं पहुंचेगा, और ब्रेन इवन पूरा पार्ट अपना क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, और ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी डेथ भी हो जाएगी, इवन डेथ हो भी जाती है, ठीक है। तो इसका रीज़न तुम्हें पता चल गया। नेक्स्ट देखो, नोट द नंबर ऑफ ब्रीथ्स पर मिनट और मोर फॉर्मली द नंबर ऑफ मूवमेंट्स इंडिकेटिव ऑफ इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन पर यूनिट टाइम। जितने भी हम 1 मिनट में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग रेट, ठीक है। एवरेज ब्रीथिंग रेट जो है एडल्ट आदमी का 15 to 18 टाइम्स है, ठीक है। तो ब्रीथिंग रेट का डेफिनेशन क्या है कि 1 मिनट में हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कितना कर लेते हैं, ठीक है, मतलब कितना होता है ये जो इंडिकेट करे इसको, ठीक है, उसको हम ब्रीथिंग रेट बोलते हैं। और नॉर्मल आदमी, एडल्ट आदमी 15 to 18 टाइम्स 1 मिनट में ईजिली कर लेता है। अब देखो ये लंग कैंसर बहुत नॉर्मल सी बात है अभी के टाइम में ना, ठीक है, इससे डेथ भी हो सकती है पूरे वर्ल्ड में, जैसे तुम्हें पता है और तुमने बहुत सारे ऐड भी देखे हैं। होता क्या है इसमें, देखो अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो हमारा अपर पार्ट था रेस्पिरेटरी ट्रैक का, जहाँ पे नॉस्ट्रिल था, ठीक है, ट्रैकिया था, ये क्या है अपर पार्ट में आते हैं, ठीक। प्रोवाइडेड विथ ए स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सीलिया। यहाँ पे इनके सरफेस के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, बहुत छोटा सीलिया, जैसे हमने पैरामीशियम में देखा था। पैरामीशियम में क्या था, पैरामीशियम में ये हेयर लाइक ऐसे 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 करके था ना, ऐसे ही अपर ट्रैक में, रेस्पिरेटरी के अपर ट्रैक में सीलिया प्रेजेंट होता है। इन सीलिया का क्या काम होता है, जर्म्स को रिमूव करने का। एक तो हेयर ने क्या करा, एयर को फिल्ट्रेशन करने में म्यूकस प्रेजेंट करा और सारे डस्ट पार्टिकल को बाइंड कर लिया वहीं पे, लेकिन अभी भी तो उसमें डस्ट हो सकते हैं जो माइन्यूट से माइन्यूट पार्टिकल्स को हेयर नहीं पकड़ पाया, तो अब कौन करता है वो काम, सीलिया रिमूव करने का काम करता है। बट सीलिया को क्या कर देते हैं हम, ठीक है, हम मतलब कि जो स्मोकिंग करते हैं वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं उस हेयर को, ठीक है, और डिस्ट्रॉय कर देता है तो जर्म्स, स्मोक, डस्ट, इन सबको वो सीलिया पकड़ नहीं पाता है, और नहीं पकड़ पाएगा तो सारे के सारे हमारे एल्वियोली तक, फिर ब्लड में इवन पूरा लंग खराब हो जाता है, इन्फेक्ट हो जाता है, और इसी को हम बोल देते हैं लंग कैंसर, ठीक है। इसलिए डू नॉट स्मोक, ठीक। इसी के साथ हमारा ये रेस्पिरेशन का पार्ट खत्म हुआ। Ramayo Mentoring Make a Difference. Subscribe us on YouTube and get free doubt clearing session or notes.